नमस्कार दोस्तों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपति यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जी हां, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सारे प्रश्नों को चुन-चुन करके लेकर के आप लोगों के लिए हम खुद हाजिर हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने खुद सीटेट, टेट, सुपर टेट क्वालीफाई किया हुआ है। तो जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के पास फिर से आ गए हैं। अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का बना दिया है। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखें। देखते हैं आज इस सेशन का पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्या कहता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। जी हाँ, आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जी हाँ, जो एक से अधिक भाषाओं का विकास संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्यों सहायक है? देखिए क्यों सहायक है भाई, क्यों सहायक है। कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी करता है। क्यों? क्योंकि आपको अंग्रेजी आती है फिर भी हिंदी पढ़ना, हिंदी पढ़ रहे हैं तब भी आपको अंग्रेजी पढ़ना है, क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको अध्यापक बनना है। जी हाँ, इसीलिए एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए भाई? ऑप्शन ए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? देखते हैं क्यों करना चाहिए। कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठने के लिए कहना चाहिए, ना कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। कहने का आशय है कि अगर दृष्टिबाधित बच्चों को मौखिक ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा सिखाया जाएगा, तो उनका जो ज्ञान है बलिष्ठ होगा और सशक्त होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 93 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? 93 नंबर का प्रश्न कहता है, इसका सही जवाब क्या है? विदेशी साहित्य की रचनाएं, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्येक रूप से मूल्यों पर आधारित हों, या केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। जी हाँ, 93 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऐसी जो है पाठ्य पुस्तकों में व्यवस्था रखनी चाहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्यों रखनी चाहिए? देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों एवं साथ ही साथ जिनमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियाँ हों। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 94 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? 94 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सा तरीका बच्चों के आकलन का सबसे उचित है? क्या ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों का आकलन कौन सा तरीका सबसे बेहतर है कि किस तरीके से बच्चों का आकलन किया जा सके? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऐसे
आकलन करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों को कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए बच्चों का आकलन इसके माध्यम से किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आ जाते हैं 95 नंबर के प्रश्न पर। 95 नंबर का प्रश्न कहता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? समझिएगा, कह रहा है सबसे कम प्रभावी। इस बात को याद रखिए, सबसे कम प्रभावी कह रहा है, नहीं तो सबसे ज़्यादा समझ लें। कह रहा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन या बातचीत करना या संवाद अदायगी। 95 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। कह रहा सबसे कम, ये सबसे कम रखना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अभी व्याकरण का ज्ञान कराना, उसका अभ्यास कराना, उसकी संरचना के बारे में बताना ठीक नहीं है। अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए, ठीक है, बातचीत करिए, ठीक है, संवाद अदायगी कीजिए, ठीक है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना उचित नहीं है। देखते हैं क्यों भाई। दिया गया है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना, क्योंकि और इसके इतर, इससे अलग अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना एवं संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 96 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? देखते हैं। 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर से समझिएगा, कह रहा उद्देश्य नहीं है नहीं, नहीं है पूछा है। 96 नंबर का, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता, या हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, 96 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। फिर समझिएगा, क्यों कहा है? उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो उद्देश्य नहीं है में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। आ जाते हैं अगले पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 97 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए अब पूछ रहा सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। 97 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। जी हाँ, सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक वातावरण। जी हाँ, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्धि कदापि नहीं हो सकती है। आ जाते हैं 98 नंबर के प्रश्न पर। 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक। क्या होगा सही जवाब? कि व्याकरणिक नियम होगा, कि काव्य सौंदर्य होगा, कि निबंध लिखने की योग्यता होगी, कि सीखने की क्षमता का विकास। 98 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता का आकलन। क्या? सीखने की क्षमता का आकलन। जी हाँ, बच्चों में सीखने की क्षमता का आकलन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। आ जाते हैं अगले पर। अगले 99 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? फिर कह रहा है सबसे कम महत्व आप किसे देंगे? जी हाँ, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। जी हाँ, 99 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका सही जवाब होगा। आ जाते हैं
अगले प्रश्न पर 100 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न जानने से पहले अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। देखिए, कह रहा है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। फिर समझिएगा, ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछ रहा है। 100 नंबर का देखते हैं। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। जी हाँ, 100 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 100 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाठों की संख्या। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण होता है कि पाठों की संख्या कम महत्वपूर्ण है। चाहे जितने पाठों पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, प्रश्न चाहे जितने याद करने पड़े, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। चलिए आ जाते हैं 101 पर। 101 प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। बहुभाषिकता क्या है? 101 पर बहुभाषिकता भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। जी हाँ, इस आसान सा प्रश्न है। 101 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आ जाते हैं 102 नंबर पर। 102 नंबर का सही जवाब क्या होगा देखते हैं। भाषा क्या है भाई? भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, या नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो 102 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आ जाइए 103 नंबर पर। 103 नंबर पर आ जाइए। 103 नंबर का सही जवाब क्या होगा? बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं भाई? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरिलेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों पर भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा भाई। यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, ये पूर्ण है। क्या है? पूर्ण अधिकार रखते हैं। जी हाँ, 103 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 103 नंबर का सही जवाब होगा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था ही व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे विद्यालय में आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं भाई। क्यों आते हैं? देखिए क्यों आते हैं। देखिए कि प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। सही है ना? कि आप अगर बच्चे को भेजेंगे तो पहले उसको बोलना, चलना, आना जाना, बैठना, उठना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ना। सिखाने के बाद ही भेजते हैं। जी हाँ, आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 104 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर समझिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, देखिए कौन सा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, या भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, या भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, या सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो 104 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्यों? कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसको समझिएगा। ये सही नहीं है तो यही तो पूछा है, सही नहीं है तो मतलब ये सही है। जी हाँ, 105 नंबर पे आ जाते हैं। 105 नंबर। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। देखते हैं भाई 105 नंबर। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा कैसी है, क्या है, यही आपको बताना है। कह रहा है मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है,
केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले शब्द ही बोल पाती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो 105 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग मंदिरा जानती है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन डी। आ जाते हैं 106 नंबर पर। 106 नंबर 106 नंबर प्रश्न आ गया है, ये काव्य आ गया है, और इसमें से आपको चयन करना है। इसमें से पहले पद्यांश है, पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि 106 से 111 तक के प्रश्नों का जवाब आपको इसी पद्यांश के आधार पर देना है। देखिएगा, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है, मन में जगे उमंग यही है, सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। आ जाते हैं, इसी आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, अर्थात 106 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। 106 नंबर का बिल्कुल आपने पद्यांश पढ़ लिया है, एकदम सही जवाब, आसान सा प्रश्न है। यह इसका सही जवाब होगा खुशियों से भरपूर्ण जीवन। क्या होगा कि हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? खुशियों से भरपूर्ण जीवन। आ जाते हैं 107 नंबर के प्रश्न पर। 107 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं भाई कि कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती हैं भाई? तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पीछे पद्यांश पढ़ लिया है, फटाक से आंसर पे आ जाओगे कि कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती हैं। तो समस्त प्राकृतिक जो उपादान होते हैं वो सब बाहर लेकर के आते हैं भाई, जो प्राकृतिक उपादान होते हैं बाहर लेके आते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्यों? कि जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वह नदियां हो, पर्वत हो, पेड़ हो अथवा हवा हो, बाहर लेकर के ही आती हैं। सही जवाब। आ जाते हैं 108 नंबर पर। 108 नंबर का क्या होगा सही जवाब? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? तो थोड़ा सा त्रुटि है कि कवि के दृष्टिकोण में सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए था। वृंदलताएं, हरा भरा, या प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियां। जी हाँ, 108 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुंदरता और उनसे उत्पन्न होने वाली खुशी। आ जाते हैं अगला 109 नंबर। 109 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कभी यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं, या चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। 109 नंबर 109 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन बी। क्या? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जी हाँ, एकदम आसान सा प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 110 नंबर का 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 110 नंबर का प्रश्न कहता है कि जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जी हाँ, व्यक्ति और संसार डॉट डॉट दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, या संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या
व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है या संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है? जी हाँ, 110 नंबर का सही जवाब क्या होगा? एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा, कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कैसे निर्भर है? जैसे हम आप पर निर्भर हैं, आप हम पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हमें देखेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे? और आपको अगर कोई वीडियो मिलेगा नहीं तो देखेंगे कैसे? तो आप हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं, आप सब बहुत कीमती हैं। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका होना ही हमारा होना है। आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हाँ, 110 नंबर का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। आ जाते हैं 111 नंबर पर। 111 नंबर 111 नंबर का प्रश्न कहता है, अनुपम से क्या अभिप्राय है? मुझे लग रहा है इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से लगा देंगे, जिसकी उपमा ना दी जा सके। 111 नंबर का सही जवाब होगा कि जिसकी उपमा ना दी जा सके। अब आ जाते हैं अगले 112 नंबर पर। नहीं, 112 से 120 तक के प्रश्न का आपको चयन करना होगा। इस गद्यांश को पढ़ करके देखते हैं वह गद्यांश क्या कहता है। कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई है। एक तरफ वो बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। उससे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार सही है नहीं है जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, उसके लिए बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिसका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब किताब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर पर और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। इसी आधार पर आप लोगों को 112 से 120 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। देखते हैं 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? 112 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सामाजिक अध्ययन या गणित या भाषा या दुकानदारी? जी हाँ, आपने गद्यांश पढ़ लिया है, इसलिए आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। क्या होगा? गणित। किससे? गणित से। आ जाते हैं 113 नंबर पर। 113 नंबर पर क्या कहता है? 113 नंबर का प्रश्न कहता है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया है? किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया है? तो 113 नंबर का सही जवाब क्या होगा? कि जो स्कूल जाते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं ना ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। जी हाँ, सही जवाब होगा जो दुकानदारी करते हैं, क्योंकि दुकानदारी करने वाले बच्चों को सामान लेना देना रहता है, तो उनको गणित फटाफट लगाना रहता है, तो लगाते लगाते लगातार उनकी जो बौद्धिक क्षमता है सशक्त हो जाती है। इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला 114 नंबर पर क्या आता है? 114 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं। कह रहे हैं कि अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, या सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, या बच्चों को गणित सीखना चाहिए, या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए? 114 नंबर सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, आसान सा है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल कर लेते हैं। सही बात है, रोज उनका प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपेक्षाकृत जल्दी से उनके मस्तिष्क में सशक्त होकर के बैठ जाता है। 115 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 115 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी,
वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। 115 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। भाई अगर वो जरा सी गलती करेंगे तो उनके काम पर असर पड़ जाएगा, इसलिए दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं कर सकते हैं। 116 नंबर पर आ जाते हैं। 116 नंबर पर 116 नंबर का प्रश्न कहता है कि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है? अच्छा खराब, खराब अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। 116 नंबर सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आपने तुरंत पकड़ लिया होगा कि खराब अच्छा होता है। कहने मतलब खराब अच्छा होता है। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन क्या? खराब और अच्छा होता रहता है, कम ज़्यादा होगा। जब हम यह समझते हैं कि अमुक कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है। कभी आपका तुक्का लग जाता है, जैसे आप सीटेट की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो जाएंगे पेपर में, तो कभी आपका तुक्का अच्छा लग जाएगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 117 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 117 नंबर का प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, या बनाने में मदद करता है या संकुचित कर सकता है। 117 नंबर। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। जी हाँ, जिस गुण के कारण आप लोगों के सम्मान का पात्र बनते हैं, उसी के कारण लोग आपसे जलते भी हैं। तो बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 118 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? आसान सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है। इक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? फटाक से आप समझ गए होंगे कि सांस्कृतिक। क्या? सांस्कृतिक। आ जाते हैं आगे। इक प्रत्यय का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से सांस्कृतिक होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण इक प्रत्यय से संबंधित हैं: मौखिक, मानसिक, नैसर्गिक, तार्किक, प्रारंभिक। इन सब में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे सांस्कृतिक नहीं पूछा जाता, मौखिक, मानसिक, नैसर्गिक, तार्किक, प्रारंभिक पूछा जाता है, तब एक प्रत्यय होगा। आ जाते हैं 119 नंबर पर। 119 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मनगणित का क्या अर्थ है? 119 नंबर का प्रश्न कहता है कि मनगणित का क्या अर्थ है? कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, मनपसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। जी हाँ, 119 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मन ही मन हिसाब लगाना। जी हाँ, जो आप मन ही मन में हिसाब लगा लेते हैं वो होता है मनगणित, मनगणित। आ जाते हैं 120 नंबर। 120 नंबर का प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, या अध्ययन किया गया। जी, फटाक से आप आंसर लगाएंगे कि अध्ययन किया गया। जी, 120 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अध्ययन किया गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगली बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।